अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन में और अब क्वेश्चन है, अरे यार ये कहाँ की आवाज़ आ रही है तुम्हारी? कोई सब्जी बेच रहा है तुम्हारे पीछे? किसके यहाँ से आ रही थी आवाज़? सर मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये 5 kg का ब्लॉक है और एक मैंने स्प्रिंग कनेक्ट की यहाँ पर। अब क्वेश्चन का लेवल मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ और ये इसको मैं ले लेता हूँ, ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट के की मैं क्या वैल्यू लूँ जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाए। के की वैल्यू को हम ले लेते हैं, मान लो के की वैल्यू को सपोज मैं लिख लेता हूँ 200 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट में लिया। और स्प्रिंग कैसी है? अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। इसके बाद क्या काम किया कि इसको किसी ने एक्सटेंड किया और फिर इसको छोड़ दिया, ठीक है। एक्सटेंड करके जब छोड़ा तो ये देखा कि छोड़ते ही जो 10 kg का ब्लॉक है, मतलब अभी नेचुरल लेंथ से इसको स्प्रिंग को क्या किया है? एक्सटेंड कर दिया है। तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं थोड़ा और एक्सटेंड करके बना देता हूँ इसको। ये मैंने बना दिया, एक्सटेंड कर दिया। और ये है 4 kg का ब्लॉक। इस इंस्टेंट पर जो इंस्टेंट देख रहे हो, इट इज़ फाउंड दैट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज टूवर्ड्स लेफ्ट। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन है, इसका मास ना 4 kg मत लो यार, इसका मास मैं ले लेता हूँ 10 kg। सर आप मास मैंने ले लिया 10 kg, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन देखने से पता चला कि इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना ले लें? ये ले लेते हैं हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है ब्लॉक ए और ये ब्लॉक है बी। तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक एट दिस मोमेंट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक एट दिस मोमेंट। तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा इस इंस्टेंट पर, ठीक है। ये हमको बताना है। अभी बताओ, तुमको देखने में ये ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है था कि ये ब्लू? ग्रीन। ज़्यादा क्लैरिटी और कंफर्ट किस में था, ग्रीन में या ब्लू में? सर ग्रीन में। अच्छा ठीक है, तो मैं ग्रीन ही यूज़ करूँगा भाई फिर इसमें। ये अलग ही चमक रहे हैं। ठीक, तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा इसका? सर बस निकाल रहे हैं। अच्छा, आंसर के लिए क्या करेंगे? देखो ना, हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमको ये पता करना है कि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि 5 kg ब्लॉक पर फोर्स कितना लगा हुआ है। तो जो दो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में है। इन फोर्सेज की वजह से ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ब्लॉक में आएगा तो वो किसी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ही आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पर फोर्स कौन लगा सकता है? 10 kg ब्लॉक, मतलब स्प्रिंग लगा सकती है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग अभी एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? सर एलोंगेटेड है। एलोंगेटेड है। अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो 5 kg ब्लॉक पर राइट साइड में फोर्स लगाएगी या लेफ्ट साइड में? राइट। सर लेफ्ट साइड में। ये ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है या ब्लॉक को धक्का दे रही है?
सर खींच रही है अपनी तरफ। खींच रही है, तो अपनी तरफ खींचेगी तो राइट साइड में खींचेगी कि लेफ्ट साइड में? राइट में सर। भाई ये स्प्रिंग है, सॉरी ये ब्लॉक है और यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये अपनी तरफ खींचेगी तो ऐसे खींचेगी ना, तो कहाँ खींचेगी, ये राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। अच्छा अपने हाथ पे लिख लो कि ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, जिससे तुमको कन्फ्यूजन ना हुआ करे। नहीं सर, आपका राइट। चलो मैं और क्लियर करता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ पी क्यू। सर एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस। नहीं एक मिनट, ऐसा बताओ पी से क्यू फोर्स लगाएगी स्प्रिंग या क्यू से पी? सर पी से क्यू। हाँ आदित्य तुम बताओ, पी से क्यू या क्यू से पी, किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा? पी से क्यू। पी से क्यू, तो इसको मैं कहूँगा कि राइट साइड में है ना, तो पी से क्यू डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का, किसका, 5 kg का। तो इस पर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनका कोई रेलिवेंस है नहीं, फिर भी बना देते हैं हम लोग। 50 न्यूटन हो गया, 5 kg हो गया, और स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगा उस फोर्स को मैंने नाम दिया कि वो कितना है, kx के बराबर है। ठीक है, अब मुझे kx की वैल्यू अगर पता चल जाए, अगर kx की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ 5 kg ब्लॉक का। ठीक है, तो kx की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए 10 kg ब्लॉक का, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है। क्या डाउट है बोलो? सर दोनों साइड सेम ही इलोंगेशन होगी ना? दोनों साइड मतलब सर जो के एक्स है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो दोनों साइड सेम ही होगी? नहीं देखो, जब भी एलोंगेशन, तो एलोंगेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि इस तरफ अलग हुआ इस तरफ अलग हुआ। एलोंगेशन मतलब टोटल एलोंगेशन। अगर स्प्रिंग में मान लो कि एलोंगेशन या कंप्रेशन है x के बराबर, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, kx फोर्स लगाती है। तो ये kx दोनों एंड पे लगाती है और दोनों एंड से सेम फोर्स लगाती है स्प्रिंग। हाँ, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, दोनों एंड से जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन फोर्स तो दोनों एंड से स्प्रिंग हमेशा सेम लगाती है। बात समझ में आई? यस सर। तो जो 10 kg ब्लॉक है, इस 10 kg ब्लॉक पर स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? लेफ्ट। सर वाई एक्सिस पे। क्यू टू पी। ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रही है। वही सर। और कितना फोर्स लगाएगी ये, kx के बराबर। ठीक है, ये ब्लॉक है A और ये वाला ब्लॉक है B। अगर मैं ब्लॉक B पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख दूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक B पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या इक्वेशन बनेगी, kx इक्वल्स टू मास 10 और एक्सेलरेशन कितना है इसका 5। तो इससे हमको क्या पता चला कि kx की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन है। इतना समझ गए? यस। अब kx की वैल्यू 50 न्यूटन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, kx की वैल्यू आ गई है 50 न्यूटन। अब मैं किसके लिए सॉल्व करता हूं, अब मैं सॉल्व करता हूं 5 kg ब्लॉक को। तो 5 kg ब्लॉक पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो kx लग रहा है राइट साइड में ब्लॉक A पर। तो kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है इसका 5 और एक्सेलरेशन में लिख लेता हूं इसका a। kx की वैल्यू कितनी आई है 50, तो 50 इक्वल टू 5a, तो a कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया? यस सर। किसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 kg का। तो इस क्वेश्चन में मालूम क्या था, इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ था और हमको कैलकुलेट करना था दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अच्छा तुम ये बता सकते हो कि स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है इस इंस्टेंट पर? सर 1/4 निकाल लिया था। वेरी गुड, चेक कर लेता हूँ मैं सही आया है कि नहीं। kx की वैल्यू आई है, kx इक्वल्स टू 50 आया है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 50/k और k कितना है 200, तो x की वैल्यू है 1/4 मीटर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं, अच्छा ओवरलैप हो गया, जरा मैं यहाँ पे दूसरी जगह लिखता हूँ,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 मीटर या 100/4 सेंटीमीटर। 100/4 सेंटीमीटर यानी कितना? 25 सेंटीमीटर। हालांकि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलो फिर भी जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ये आंसर होगा। समझ में आ गया ये? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो अच्छा, ग्रीन बैकग्राउंड सही है या ब्लू? सर ग्रीन सही है, ब्लू वाला ना ऐसा लग रहा है डॉक्टर है। आदित्य तुम बताओ। ग्रीन अच्छा। चमक रहा है। ब्लू आंखों में चमकता है ज़्यादा है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको ही रखेंगे हम लोग आगे, है ना। चलो अब मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ थोड़ा, और चेंज ये किया। अब तुम लोगों को करना है, मुझे प्रैक्टिस करानी है तुम लोगों को, जिससे कि क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने लगे, है ना। तो उसके लिए देखो k की वैल्यू तो उतनी ही है। अब मैं एक्सेलरेशन बदल देता हूं। इस बार हमको ये नहीं दिया हुआ है कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, ये नहीं दिया, ठीक है। ये स्प्रिंग लगा दी मैंने, और मान लो कि ये वाला जो ब्लॉक है 5 kg का, इस 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है कितना, मान लें, बोलो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना ले लें? सर ले लो सर, 5 ले लो। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो तो बताओ कि बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बी कितना होगा, ये सॉल्व करके दिखाओ। बी ब्लॉक एक्सेलरेशन 5। हाँ, अगर 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसके लिए तरीका क्या होगा, देखो अब जल्दी जल्दी करना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेना है कि फॉर्मूले में डाल देंगे। के एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, ये निकालना होगा। तो स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो कितना होगा? हाँ सर। सर बस आ गया। स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है, ये बताओ। ये सर। सर एलोंगेटेड है। आदित्य ये कैसे बताएं? ये कैसे बताएं? क्यों, कौन रोक रहा है? एलोंगेशन कैसे पता चलेगा कि एलोंगेशन है कि नहीं है? यही तो दिमाग लगाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। सर एलोंगेटेड है। अच्छा, तो अब देखते हैं। आयुष तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि एलोंगेटेड है? सर एक्स की मेरी कुछ वैल्यू आ रही है। सर एक्स की मेरी वैल्यू आ रही है, और अगर सर कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब सर नहीं elongated नहीं तो नहीं, हुआ ही गलत। होगा। नहीं, किसी को नहीं समझ में आया भाई। देखो, स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड होगी तो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी या धक्का देगी? सर खींचेगी। खींचेगी। जैसे ये ब्लॉक है मान लो, ठीक है, ये देख रहा है, ये मैं मान लेता हूं कि ये एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग यहां पर लगी हुई है। स्प्रिंग का एक एंड यहां पे जोड़ दिया, दूसरा एंड फ्री है, यानी कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस पर? यस सर। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? सर किसी भी डायरेक्शन में नहीं। किसी भी डायरेक्शन में लगाएगी। वेरी गुड। अब अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींच दूं, ऐसे एलोंगेट कर दूं, तो अब ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? लेफ्ट सर, आपके लिए राइट। इधर लगाएगी ना, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो अगर स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है बॉडी को, यानी वो एलोंगेटेड है। और अगर स्प्रिंग को मैंने ऐसे कंप्रेस कर दिया तो इसको क्या करेगी? इस ब्लॉक को धक्का देगी या फिर अपनी तरफ खींचेगी? धक्का देगी। धक्का देगी, पुश करेगी। तो पुश करेगी यानी कि वो कंप्रेस्ड है। अगर अपनी तरफ खींच रही है तो वो एलोंगेटेड है। ये समझ में आया? यस सर। तो बताओ, इसमें जो ब्लॉक है 5 kg का, उस पर फोर्स राइट में लगाए कि लेफ्ट में लगाए? ये P, ये Q। फोर्स किस डायरेक्शन में है? P से Q। यस सर। फोर्स P से Q लगा हुआ है, तो स्प्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है या धक्का दे रही है, अपने से दूर भगा रही है? सर खींच रही है। अपनी तरफ पुल कर रही है ना स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग अपनी तरफ पुल कर रही है, इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कि कंप्रेस्ड है?
elongated. ये elongated है स्प्रिंग, ठीक है। और इसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, राइट या लेफ्ट? सर P2Q। P2Q लगा हुआ है, राइट। तो kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 5 और एक्सेलरेशन भी 5, तो kx की वैल्यू कितनी आई, 25। सर B। ये kx इक्वल टू 25 समझ में आया कैसे आया? और B। Yes sir. अच्छा, सर अब जो ब्लॉक B है, उसके बाद इस ब्लॉक B पर स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? Left. लेफ्ट साइड, यानी Q से P की तरफ। यहां कितना फोर्स लगा रही है, kx, और इस kx, हाँ kx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये लिखेंगे, और kx की वैल्यू है 25, सो 25 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन a। तो इस बार एक्सेलरेशन कितना आया, 5/2. 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? Yes sir. ठीक है। Yes. हाँ सर। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी मैं तुमको धीरे धीरे पका रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग जो है तैयार हुए कि नहीं हुए। अब मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, 5 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो ना देके इस बार मैं एक्सेलरेशन दे देता हूँ 10 kg ब्लॉक को, और 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, मान लो कितना ले लें, चलो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है राइट साइड। तो अगर 10 kg ब्लॉक पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है टुवर्ड्स राइट, तो तुमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg, ये कितना होगा ये आप बताएंगे। तो पहले तो वही तरीका, सबसे पहले ये बताओ स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? Compressed. यस, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, वेरी गुड, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, क्योंकि ये धक्का दे रही है, दूर भगा रही है, ये ब्लॉक बी को पुश करके अपने से दूर कर रही है, इसका मतलब है कि ये कंप्रेस्ड है। इसकी लेंथ अभी नेचुरल लेंथ से कम है। इतना समझ में आया? Yes sir. यस सर। तो kx की वैल्यू निकालो, क्या होगी इसमें। अगर मैं 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस बनेंगे ये बता दो जरा। सर केवल मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाता हूं जिससे कि 1/5 आ रहा है सर आंसर। तो kx फोर्स लगेगा, और हम इससे यहां से लिख सकते हैं kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 एक्सेलरेशन 4, तो kx कितना जाता है 40 न्यूटन। अब 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करूंगा इसमें, तो कौन कौन से स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस पर, किस डायरेक्शन में होगा इस पर स्प्रिंग फोर्स? एक्स की वैल्यू Right. सर Q P से Q या Q से P? Left sir. Left. Q to B P. से P। Q से P, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है, तो ये फोर्स होगा kx, और इसको हम लिख सकते हैं kx इक्वल्स टू मास 5, और एक्सेलरेशन कितना है ये तो निकालना है, और kx की वैल्यू है 40, सो 40 इक्वल्स टू 5a। सिंप्लीफाई करने पर a इक्वल्स टू कितना जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? No sir. समझ आ गया? Yes. अच्छा Yes sir. चलो, तो लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा, या पहले मैं एक बार चेक कर लूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस तुमको बताना होगा। इस बार मैं मान लेता हूं कि 5 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो है लेफ्ट साइड में, और ये एक्सेलरेशन है कितना ले लूँ मैं, सपोज मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको बताना है कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, करो सॉल्व, बताओ। स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? Compressed है। सर कंप्रेस्ड है, elongate हो रहा है। अरे अभी जिस स्थिति को आप देख रहे हैं डायग्राम में, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? Compressed. कंप्रेस्ड सर। कंप्रेस्ड है, क्योंकि धक्का दे रही है ना, ब्लॉक को दूर भगा रही है, इसका मतलब ये कंप्रेस्ड है। हाँ चलो, 5 meter per second square. यस सर 5 मीटर आ गया। अच्छा kx कितना आया? तुमने 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर kx,
और के एक्स इक्वल्स टू मास 5 एक्सेलरेशन 10, तो ये कितना हो गया 50। इसके बाद तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसका 10 kg ब्लॉक का, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाया राइट साइड में के एक्स, तो कितना होगा ये 50 इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, ये हमको निकालना है। तो ए इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया है दोनों का। यस सर। चलो तो आप लोगों के आंसर इतने आ गए, यानी कि अब ये तुम कर लिया करो, ये क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत हल्के फुल्के मत मानना। नीट में तो आ जाते हैं और कभी कभार जेई मेंस में भी टपक जाते हैं ऐसे सवाल। सर आप तो नीट को बहुत बच्चे वाला समझते हो। हाँ, नीट बच्चे वाले सवाल आते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसमें नीट का जो एग्ज़ाम है ना, वो बेसिकली है स्पीड का गेम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो रिलेटिवली कम होता है। चलो खैर, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा और अब देखता हूं कि तुम में से कौन सॉल्व कर पाता है। मैंने क्या काम किया, इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगा दिया 5 kg पर, ठीक है। किधर फोर्स लगाया हुआ है मैंने, राइट साइड, और इस फोर्स F की वैल्यू है, कितना ले लूँ फोर्स, मान लो मैं फोर्स ले लेता हूँ 40 न्यूटन, ठीक है। फोर्स लगा हुआ है 40 न्यूटन का, और अब ये क्वेश्चन ना मैं अपने मन से बना रहा हूँ, इसलिए इसमें हो सकता है कुछ डेटा उटपटांग हो जाए। 40 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है 5 kg का, इसका एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड में, सर आ गया एक्सप्रेशन इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बेटा अभी तुमसे नहीं होगा ये, तो तुमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है। सर ये कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है, सभी का आंसर यही है, कंप्रेस्ड है। सर ये सर आंसर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे रुको, तो मेरे सवालों का जवाब दो पहले। ये बताओ स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है। सर कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है। के एक्स की वैल्यू कितनी है सर 40। कैसे निकाला। सर आपने बताया था स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के एस। नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम मत दो अगर गलत कर लिया है कि सर आपने बताया था इसलिए गलत हो रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाओ केवल। तो एक फोर्स ये लगा हुआ है 40 न्यूटन का, और स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, पी से क्यू, क्यू से पी। सर क्यू टू पी। क्यू टू पी कितना होगा, के एक्स, एक्स। और इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 kg ब्लॉक का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, समेशन एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कितना आएगा, क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बोलो। सर एक्सेलरेशन इक्वल 40 माइनस के एक्स इक्वल्स टू 25। तो देखते हैं कि तुम लोग सीखे कितना। इसको 40 माइनस के एक्स करना चाहिए, के एक्स माइनस 40 करना चाहिए। सर 40 माइनस के एक्स। क्यों। सर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है ना। उस मतलब सर Q2P। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा ना, तभी तो ब्लॉक उस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। तो मैंने एक सिंपल सा रूल क्या बताया हुआ है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेके और उसकी अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लेके इक्वेशन लिखा करो न्यूटन सेकंड लॉ से। बात समझ में आई। यस सर। तो क्या इक्वेशन बनेगी, सर 40 माइनस के एक्स। आदित्य तुम बताओ क्या इक्वेशन होगी। सो 40 माइनस के एक्स इक्वल टू, अबे गधो, मैं अभी अभी कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसका फोर्स पॉजिटिव लो, तो क्या लगोगे, के एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस 40 इक्वल टू कितना आएगा, मास 5 एक्सेलरेशन 5। यस सर। तो के एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ 40 प्लस 25। तो के एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आई 65। 65 न्यूटन। तो के एक्स आया 65 न्यूटन। अब क्या करोगे,
आप सर की एक्स की वैल्यू मिल गई है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 10 kg ब्लॉक का, तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और मैं केवल उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शो करूंगा। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट या लेफ्ट? सर P2Q लग रहा है बस। P2Q लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, वेरी गुड। तो ये हुआ KX, तो कितना होगा KX इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इंटू A, और KX कितना आया है 65, 10 इंटू A, तो A कितना हुआ 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई? गलत हो गया मेरा। मैंने कहा था आगे अभी, से समझ में। हाँ मैंने कहा था कि संभल के करना, अभी नहीं होगा तुमसे सॉल्व, ठीक है? थोड़ा सा बच गया। अब मैं इसमें फिर चेंज करूंगा क्वेश्चन में और देखता हूं कि तुम लोग कितना सीखे। करूं चेंज? पहले इसमें बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। सारे लोग बोलो कोई डाउट है क्या? हो सर, कोई डाउट नहीं। चलो, तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैं केवल जो एक्सेलरेशन है ना 5 kg ब्लॉक का, इसकी केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो तुमको बताना है कि मैंने मान लिया इस बार की 5 kg का जो ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ B का एक्सेलरेशन क्या होगा? What is the acceleration of block B? सर बस निकाल रहे हैं। तो बस निकाल ही दो अब तुम। सर 1.5 आ रहा है। तुमने इतनी जल्दी निकाल दिया, इससे मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। 1.5। KX कितना आया? सर 15 जितना पहले था उतना ही है? नहीं 15 55 था। इस बार कितना आया? 15। अच्छा, मतलब तुम लोगों ने सही कर लिया क्या? देखता हूँ ये चमत्कार कैसे हो गया। 5 kg, यहाँ से ये 40 न्यूटन। स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? सर ये लॉन्ग स्प्रिंग एलोंगेटेड था। अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो ये फोर्स कहाँ लगा रही होगी? सर P2Q। देखो एक काम करते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम क्या करोगे, मान लो कि स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, केवल 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर केवल 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता इस ब्लॉक पर 5 kg पर, कितना? ओनली 40 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता? इसका एक्सेलरेशन होता 40 इक्वल टू 5 इंटू A, यानी कि कितना 8। यस सर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम है कि ज्यादा है? सर कम है। कम है, यानी 40 न्यूटन अपनी पूरे फोर्स से, अपनी पूरी ताकत से इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराता तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन स्प्रिंग लगे होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन 8 ना होके 5 रह गया। तो स्प्रिंग 40 न्यूटन के फोर्स को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है? अपोज कर रही है। दोबारा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। अगर केवल 40 न्यूटन फोर्स लगाते तो एक्सेलरेशन कितना होता? 8। सपोर्ट कर रही है। अगर हम केवल 40 न्यूटन लगाते तो एक्सेलरेशन होता 8, लेकिन अब 40 न्यूटन यहां से लग रहा है, स्प्रिंग यहां से लगा रही है, तो एक्सेलरेशन हो गया 5। तो स्प्रिंग ने अपोज किया कि सपोर्ट किया? सर अपोज। अपोज किया तो धक्का दिया कि अपनी तरफ खींचा? अपनी ओर खींचा। मतलब 40 न्यूटन की डायरेक्शन में फोर्स लगाया स्प्रिंग ने या 40 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में लगाया? सर 40 न्यूटन की डायरेक्शन में ही लगाया। तो फिर तो एक्सेलरेशन 8 से भी ज्यादा होना चाहिए था। भाई मान लो ये 5 kg ब्लॉक एक कार है, 5 kg ब्लॉक जो है उसको ऐसे एज्यूम करो कि क्या है ये है, ये क्या है? ये 5 kg का ब्लॉक है और कोई आदमी यहां से धक्का दे रहा है, और वो जो आदमी धक्का दे रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है? 40 न्यूटन का।
ठीक है, ये जो आदमी है ये धक्का दे रहा है, 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पर एक और आदमी है। अच्छा, अकेला 40 न्यूटन का ये आदमी धक्का देता तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता ये। अब यहाँ पर एक आदमी और खड़ा हुआ था, इस आदमी ने भी धक्का लगाया। जब इस आदमी ने धक्का लगाया, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर केवल 40 न्यूटन होता तो कितना एक्सेलरेशन होता है इसमें? 8 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे आदमी ने भी धक्का दिया तो एक्सेलरेशन 8 से घट के कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा आदमी जो है कार को अपनी तरफ खींच रहा है कि दूसरे आदमी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? अपोजिट में लगा रहे हैं। तो अपोजिट में लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये अकेला आदमी कार को धक्का देता तो अकेला ही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाता, लेकिन दूसरा वाला आदमी भी धक्का लगाने लगा तो एक्सेलरेशन घट गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई कि सेम डायरेक्शन में? सर अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है? पी से क्यू है, क्यू से पी? सर स्प्रिंग का फोर्स पी से क्यू है कि क्यू से पी है? सर पी से क्यू है। फोर्टी न्यूटन किधर लगा है? पी से क्यू या क्यू से पी? पी से पी से क्यू। 40 न्यूटन है, पी से क्यू। अगर अकेला 40 न्यूटन होता तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता कार में? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरे वाले ने भी फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने भी फोर्स लगा दिया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन घट गया कि बढ़ गया? सर वो घट गया। तो घट गया तो स्प्रिंग ने कहां फोर्स लगाया? पी से क्यू या क्यू से पी? सर क्यू से पी। क्यू से पी। अब समझ गया सर कैसे। 40 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया कि सेम डायरेक्शन में? सर अपोजिट डायरेक्शन में। इसको नहीं समझ में आया दूसरे वाले को? सर शायद इसलिए ना, क्योंकि वो नहीं, ये आदित्य तुम बताओ, तुमको समझ में आया स्प्रिंग ने कहां फोर्स लगाया है? हाँ सर, अब क्यू से पी लगाया है। हाँ, बहुत मेहनत करवा ली तुमने इसको समझाने में। सर, अब ये क्योंकि बताओ अभी हम क्या अभी आपने जब पूछा था कि क्या कहते हैं स्प्रिंग कंप्रेस्ड की इलॉन्गेशन है, तो हमने सर हमने बोल दिया था इलॉन्गेशन, तो आपने बोल दिया था हाँ, इसलिए नहीं, मैंने इसमें ये कहा था, वो तो पिछले क्वेश्चन में था, मैंने तो ये कहा था इस वाले क्वेश्चन में कि पहले चेक करना पड़ेगा कि स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है। तो अभी बताओ स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? कंप्रेस्ड सर। इलोंगेटेड। स्प्रिंग जब एलोंगेटेड होती है तो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है या धक्का दे के दूर भगाती है? सर धक्का दे के दूर भगाती है। कब? जब कंप्रेस होती है या एलोंगेटेड होती है? सर जब कंप्रेस होती है तो धक्का दे देती है। हाँ, तो कंप्रेस होती है, धक्का देती है। तो स्प्रिंग 5 kg ब्लॉक को अभी धक्का दे रही है या अपनी तरफ खींच रही है? सर धक्का दे रही है सर। क्यू से पी फोर्स लगा रही है तो धक्का दे रही है ना, दूर हटा रही है। यस सर। दूर हटा रही है कि दूर हटो भाई। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ये कंप्रेस्ड पोजीशन में लगा रही है कि एलोंगेटेड? सर कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है। ठीक है, समझ गए इतना? यस सर। अच्छा, अब अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग का फोर्स ब्लॉक पर किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? Q2P। Q2P। तो ये लो मैंने लगा दिया Q2P और इसको नाम दिया मैंने KX। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन बनेगी ये बताओ? सर 40 माइनस KX इक्वल्स टू MA। 40 माइनस KX इक्वल्स टू मास 5 एक्सेलरेशन 5। 40 माइनस KX सही है या KX माइनस 40 लिखना चाहिए? सर एक्सेलरेशन तो सर 40 न्यूटन से डायरेक्शन में है ना। लगा रहा है तो सर 40 माइनस KX ही लेंगे। ठीक है, तो सही लिखा इक्वेशन तुमने, वेरी गुड। तो KX कितना आया सॉल्व करके? सर 15। 40 माइनस 25 यानी KX की जो वैल्यू है वो आती है 15। तो KX 15 न्यूटन आया। अब हम 10 kg का जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए होंगे ये बताओ। चलो सुनो, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ। स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? P से Q, Q से P?
P से Q। P से Q, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है, ये धक्का दे रही है, तो इसको मैंने लिखा kx, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन आया a इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, Yes sir। बढ़िया सवाल है ये, हल्का फुल्का नहीं है। चलो अब मैं इसमें चेंज करता हूं, फिर देखता हूं तुम लोगों को कितना समझ में आया, दिमाग घुमाते हैं तुम्हारा। यस सर। अच्छा, अब मैं फिर चेंज करता हूं इसमें क्वेश्चन में, और दिमाग जिसमें घूम जाए तुम लोगों का। अब क्या चेंज करता हूं मैं कि जो 10 kg ब्लॉक है, मैं 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे देता हूं राइट साइड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो तुमको बताना है कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बताइए कितना होगा। सर ये तो मैं दिमाग में करूंगा। वेरी गुड। दिमाग से करोगे या दिमाग में करोगे? दिमाग में। अच्छा, ठीक दिमाग है। से दिमाग में, दोनों में। ठीक है, ठीक है, करो करो। अरे सर बस हो गया। करो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा तो अलग ही आ गया, -2 आ रहा है सर। एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ रहा है। यस सर। और देखने दो आदित्य। 2 आ रहा। हो गया सॉल्व, 2 आ रहा है। यस सर। ये सर 2 मीटर पर। अच्छा आदित्य, तुम बता रहे थे कि तुम्हारी स्क्रीन पे कभी ये आता था कभी दूसरा आता था, अब तो दिक्कत नहीं है वो? नहीं सर, वो उसे हमको पिन करना पड़ता है, साइड में जाके डबल टैप जिस भी स्क्रीन मार। अच्छा, तो कर लिया तुमने? यस सर। ठीक है, तो आंसर कितना आया आप लोगों का? सर 2। अच्छा, पहले तो ये बताओ, स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? सर कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड है, कंफर्म? पक्का। अच्छा, Yes, sir. कैसे पता किया कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ये कैसे पता चला आप लोगों को? सर बताइए। क्योंकि वो जो 10 फोर्स kg है सर 10 kg पे, एक्सेलरेशन है सर वो मतलब P से Q है। मतलब सर जो फोर्स लग रहा है वो P से Q की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब सर वो कंप्रेस्ड है और इसे बाहर फेंक दिया है। अच्छा, जो 10 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है राइट साइड में। 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड में, यानी कि स्प्रिंग उसको पुश करके दूर भगा रही है। तो ये कैसी एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? वो क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें शो करूं इस ब्लॉक पर, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? राइट साइड। उसको मैंने लिखता हूं kx। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन हो जाएगी इस पर? नेट फोर्स kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 10 और एक्सेलरेशन 5, 10 into 5 तो kx कितना आ गया? 50। 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर kx की वैल्यू 50 न्यूटन है तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन भी बताना है। एक फोर्स तो इस पर लगा हुआ है 40 न्यूटन का राइट साइड में,
स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स इसमें लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? पी से क्यू है कि क्यू से पी है? सर क्यू से पी है। क्यू टू पी। क्यू टू पी, वेरी गुड। अरे तुम लोगों का गधत्व तो कम हो गया अब। सही बता रहे हो। तो 40 और के एक्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखनी है, तो बताओ बड़ा फोर्स कौन सा है, 40 या के एक्स? सर के एक्स। के एक्स। तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा? लेफ्ट, सर क्यू से पी। सर के एक्स माइनस 40। तो इक्वेशन हो जाएगी के एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू मास 5 एंड एक्सेलरेशन इज ए। के एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के एक्स था 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 5a, सो 10 इक्वल्स टू 5a। एक्सेलरेशन आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाल लिया था 2। यस सर। ठीक है, ये तुमको समझ में आने लगा है कैसे करते हैं? यस सर। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले, नहीं तो मैं तो कराता रहूँगा क्वेश्चन बदल बदल के। इसमें मैं तुमको 4-5 दिन तक डेली यही करा सकता हूँ, बस फोर्स की डायरेक्शन बदलूंगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदलूंगा और बस यही करता रहूँगा जब तक मुझे लगेगा कि नहीं कि तुम लोग इसमें परफेक्ट हो गए हो। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करोगे। यस सर। अच्छा, जिसकी आयुष की नहीं आई आवाज़। यस सर। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं और तुमको कुछ और बताना है अब, ठीक है? अब सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक है 5 kg का, इसका भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मैं कुछ रैंडम वैल्यू ले लेता हूं। पहले देखते हैं ये चीज़ पॉसिबल होगी भी कि नहीं होगी। तो मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो है लेफ्ट साइड में। कितना ले लें बताओ, तुम्हारी फरमाइश बताओ कितना ले लें? कितना ले लें बोलो? 5 kg का एक्सेलरेशन। जी सर। कितना? सर 25। अरे ज़्यादा हो गया यार, बहुत ज़्यादा हो गया, कम करो। सर थोड़ा रीजनेबल बताओ। 10 ले लेते हैं। इवन 10 भी ज़्यादा, चलो मगर 10 चल जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया। इसके अलावा इस पर एक फोर्स और लगाते हैं हम लोग, है ना कोई। तो मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ सर F। 20 न्यूटन 30 न्यूटन का F फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है? तो तुमको बताना है कि तो स्प्रिंग 10 kg की एक्सेलरेशन सेम है। और इस K की वैल्यू कितनी ली थी हमने? K को ले लिया था 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। तो K इतना है। तो अब तुमको बताना है कि इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना है, Kx की वैल्यू कितनी है और F कितना है। अब देखो मैंने रैंडमली कुछ भी वैल्यूज डाल दी हैं। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन में ये सेटिस्फाई होंगी कि नहीं, अभी सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। मैंने तो वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है रैंडमली, देखते हैं बनाए कि नहीं सही क्वेश्चन, ठीक है? सर वो 10 kg का जो ब्लॉक है उसकी 5 एक्सेलरेशन है, वो ऐसे ही है। उसका एक्सेलरेशन राइट साइड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो है सर। देखो ना, इसका भी तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर हम 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा और ये स्प्रिंग फोर्स Kx कितना होगा? 10 इंटू 5 यानी 50 न्यूटन के बराबर। तो ये जो फोर्स है ये 50 न्यूटन के बराबर है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? Kx कितना है? 50 न्यूटन। अब अगर Kx 50 न्यूटन है तो फोर्स F कितना होना चाहिए? स्प्रिंग अभी एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? तो मैं स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है, ये बताओ। कंप्रेस्ड है सर। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए 5 kg पर Kx लेफ्ट साइड में, और फोर्स F लगा दिया है मैंने राइट साइड में। Kx की वैल्यू है 50
तो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम इक्वेशन बनाए तो हम लिखेंगे 50 माइनस एफ इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना इसका 10। तो सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है फोर्स कितना आया? जीरो। 0। तो इसका यही आंसर होगा, मेरे फोर्स एफ 0 होगा, इसका यही आंसर है। को लगा मेरा आंसर गलत है सर, मेरे को लगा मेरा आंसर ही गलत है इसलिए बता ही नहीं रहा था। 0 निकाल लिया था? हाँ भाई मैं सोचा जीरो कैसे आ सकता है। 0 ऐसे आ सकता है जैसे आ गया है। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन मैं तुमको और असाइनमेंट में दूंगा डीपी। अच्छा, मैं ऑलरेडी तुमको इसकी डीपीपी भेज चुका हूँ आज क्लास से पहले डीपीपी भेज दिया है मैंने। डीपीपी है? हाँ, ये आज वाली क्लास की है। इतनी बड़ी डीपीपी में सर देख के डर गया, 13 पेजों की। पेज उसमें ज़्यादा है लेकिन नीचे सॉल्व करने के लिए ना जगह छोड़ी हुई है उसमें, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ओह, पीडीएफ में सॉल्व करके देने हैं सर? नहीं, जब हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ पर तो जगह खाली होनी चाहिए। चलो अब मैं तुमको दूसरे कॉन्सेप्ट पर मैं आता हूँ, ठीक है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक्चुअल में जेई लेवल की चीज़ है, जेई एडवांस भी कह सकते हो, जेई मेंस में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। और इसको हम कहते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को कट करना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग को जब कट करते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हुए हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। मान लो कि एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ब्लॉक का मास M और ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है इस समय? तो 0। इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम वापस आ गया है तो वो मालूम क्या? शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट सर। गधत्व वापस आ गया है तुम्हारा। अगर इक्विलिब्रियम है तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक kx और एक mg, नेट फोर्स 0 होगा इस पर। तो mg इक्वल टू कितना हुआ? kx। तो इसमें एलोंगेशन कितना है? mg बाई k। सो mg बाई k इज द एलोंगेशन। समझ गए इतना? यस सर। चलो जल्दी से छोटे छोटे सवालों का जवाब देते जाना, फिर मैं स्प्रिंग काटने वाली सिचुएशन पे आऊँगा। मान लो कि एक और स्प्रिंग जोड़ दी मैंने यहाँ पर और एक दूसरा ब्लॉक लगा दिया है। इस ब्लॉक का मास है 2m, ये ब्लॉक A, ये ब्लॉक B। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम फॉर सिंप्लिसिटी मान लेते हैं K के ही बराबर है। तो बताओ ऊपर वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है और नीचे वाली में एलोंगेशन कितना है? सर mg बाई k और नीचे होगा 2mg बाई k। इसमें ऊपर वाली स्प्रिंग में कितना होगा? mg बाई k। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट ना करके थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ना अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो पहले तुम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे? सर ब्लॉक ए में सर एक तो नीचे सर वो 2mg। अच्छा, ब्लॉक मान लेते हैं कि इस वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है? x2 है, इस वाली स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 है। अब बताओ ब्लॉक ए पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक सबसे आसान फोर्स धरती माता का mg। और बताओ एक और फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा वो? जो सर 2m ब्लॉक। नहीं, देखो 2m ब्लॉक ए पे फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि उसके कांटेक्ट में ही नहीं है। स्प्रिंग लगा सकती है ब्लॉक, स्प्रिंग लगाएगी फोर्स। कौन सी स्प्रिंग लगाएगी? जो नीचे है। जो नीचे वाली स्प्रिंग है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? नीचे या ऊपर? नीचे वाली जो स्प्रिंग है एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? सर कंप्रेस्ड है। अच्छा, किसी चीज को लटकाओगे स्प्रिंग से तो वो कंप्रेस हो जाएगी? एलोंगेटेड है सर। एलोंगेटेड है। दोनों स्प्रिंग कैसी होंगी? एलोंगेटेड होंगी वेट की वजह से।
तो जो नीचे वाली स्प्रिंग है उसमें एलोंगेशन होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर वो कहाँ फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ, और कितना फोर्स लगाएगी, उसका फोर्स होगा kx2 के बराबर। और जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो ब्लॉक पर कहाँ फोर्स लगा रही है, अपर डायरेक्शन में, और वो कितना होगा kx1। वो सर ऊपर इतना समझ में आ गया, kx1। ये समझ गए इतना। यस सर। अच्छा, अब सिचुएशन ये इक्विलिब्रियम की है, इसलिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो kx1 माइनस kx2 माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो एक इक्वेशन बनती है kx1 प्लस kx2 इक्वल्स टू mg के बराबर। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक बी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक बी पर बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, सॉरी 2mg है, इसका मास 2m है इसलिए 2mg। और कौन सा फोर्स है, सर और स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में, दोनों सर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों हैं। नहीं सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। kx2 किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा kx2। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से इसके लिए क्या इक्वेशन बनाए हम, ये हो जाएगा kx2 माइनस 2mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 2m, एक्सेलरेशन 0, तो ये होगा kx2 इक्वल्स टू 2mg। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकालो। तो x2 तो हमारे पास आ गया, x2 कितना आया, x2 इक्वल टू 2mg बाई k। ठीक है, और kx2 की वैल्यू यहां से उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो ये है kx1 प्लस kx2 की वैल्यू है 2mg। ये किस में वैल्यू रख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में, तो kx2 इक्वल टू mg, तो यहां से kx1 आ जाता है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, kx1 प्लस kx2। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, माइनस में क्यों आ रहा है, चेक करो जरा कैलकुलेशन। हाँ समझ गया गड़बड़ क्या हो गई है, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया यार। जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना हमने ब्लॉक का पहले वाला एक का, वो गलत है। क्या गड़बड़ है उसमें, नहीं यार सही था यार, ये तो डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम भी सही था। ए का था ऊपर लग रहा था kx1, नीचे था kx2 और mg, तो ये था, हाँ इक्वेशन गलत लिखी हुई थी यार, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या इक्वेशन बनेगी ये, हेलो सुन रहे हो, इक्वेशन थी kx1 इक्वल टू kx2 प्लस mg के बराबर, ये थी इक्वेशन नंबर 1। राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएंगे ना, तो ये तो हमने इक्वेशन बना दी। अब दूसरी इक्वेशन बनी थी ब्लॉक बी से, ये है 2mg इक्वल टू kx2, सेकेंड इक्वेशन। तो kx2 की वैल्यू यहां पर मैं रख देता हूं, तो kx1 इक्वल टू 2mg प्लस mg, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो kx1 इक्वल टू
3mg, तो इसको सिंप्लीफाई करने से x1 आता है 3mg/k, ठीक है। और x2 कितना आ रहा है सॉल्व करके, x2 आ रहा है 2mg/k। तो x1 की वैल्यू निकाल दी हमने और x2 की वैल्यू भी निकाल दी। इतना समझ गए? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, समझ में आया कि नहीं है? ओह यस सर, वो माइक म्यूट पे था। हाँ, ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, ये इसमें गड़बड़ हो गई थी, माइनस प्लस की, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिलाया यहाँ पर? अरे सर मैं चिल्ला रहा था, फिर अब पता चल रहा है माइक बंद है। सर म्यूट ही था माइक, यहाँ पास बोल रहे थे। अच्छा, भाई मैं सोचूं सुनाई क्यों नहीं दे रही मेरी वॉइस। चलो अब मैं इसमें फिर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अभी कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर हम आने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 3 स्प्रिंग काट देंगे बीच में से। हाँ, तो क्या होगा ये बताना है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले ना हमको कुछ और छोटी छोटी चीजों पे आना पड़ेगा। नीचे गिर जाएगा। ये ब्लॉक मास m का, ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, दूसरा वाला ब्लॉक ये मैंने एक स्ट्रिंग जोड़ी है, इसमें स्प्रिंग नहीं है बीच में, ठीक है। इसका भी मास m, फिर एक और स्प्रिंग जोड़ दी मैंने, ये है c, इसका भी मास m, फिर एक और स्ट्रिंग जोड़ इसमें एलोंगेशन x1, इसमें टेंशन t, यहाँ पर एलोंगेशन x2। तो तुमको बताना है x1 कितना है, x2 कितना है और टेंशन कितना है। इनकी वैल्यूज बताइए कितनी कितनी होंगी, x1 x2 और टेंशन कितना कितना होगा बताओ। अब देखो, अभी मैं तुमको जैसे समझा रहा था ना स्टेप बाय स्टेप, एक तो वो हमको आना चाहिए, दूसरी चीज ये कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। इसमें x1 की वैल्यू ना हम डायरेक्ट बता सकते हैं देख के। जैसे सबसे ऊपर वाली जो स्प्रिंग है, सबसे ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उससे कितना वेट सस्पेंडेड है, कितने ब्लॉक सस्पेंडेड है, उससे 3 ब्लॉक सस्पेंडेड है। ऊपर वाली स्प्रिंग को 3 ब्लॉक के मासेस को होल्ड करना पड़ रहा है, सपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी कुल कितना सपोर्ट करना पड़ रहा है उसको, 3mg को, 3mg/k। सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग को कितना वेट सपोर्ट करना पड़ रहा है, 3mg। तो इसलिए क्या होगा उसमें, 3mg इक्वल टू kx1। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3mg इक्वल टू kx1। तो x1 आ जाएगा 3mg/k। इसी तरह से x2 बताओ कितना होगा। सर x2 तो हो जाएगा सर सिंपल mg/k। k सर। हाँ, क्योंकि जो सबसे नीचे वाली स्प्रिंग है, सबसे नीचे वाली स्प्रिंग है, उसमें एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल एक ब्लॉक है और वो है ब्लॉक सी। केवल ब्लॉक सी के वेट को वो सपोर्ट कर रही है, यानी कि kx2 कितना होना चाहिए, kx2 इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये हो जाएगा mg/k। तो डायरेक्ट हम x2 को लिख सकते हैं mg/k के बराबर। और बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें टेंशन कितना होगा, सर इसमें टेंशन होगा, अब ये हाँ, ये जो स्ट्रिंग है ये कितने वेट को सपोर्ट कर रही है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कितने वेट, केवल 2। तो उसका वेट कितना है दोनों का मिला के, 2mg। तो कितना हो जाएगा टेंशन, इक्वल टू 2mg। टेंशन 2mg हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये? यस सर। अच्छा, चलो अब मैं क्या करता हूं, सिचुएशन को थोड़ा सिंपल करूंगा स्प्रिंग काटने से पहले, यानी कि मैं हल्के सवाल लेता हूं पहले स्प्रिंग काटने वाले। ये लिए मैंने 2 ब्लॉक है मेरे पास, एक है ब्लॉक ए, एक है ब्लॉक बी, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका मान लो x1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। बाय द वे तुम बता सकते हो ऊपर वाली स्प्रिंग में अगर एलोंगेशन को मैं x1 मान लूं तो kx1 की वैल्यू क्या होगी, 2mg/k1। m इसमें अलग अलग दिया है मैंने इस बार, एक m1 है एक m2 है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखो दोनों अलग अलग m1 प्लस m2 होल में g मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन k। नहीं, kx1 की वैल्यू कितनी आएगी, सर m1 प्लस m2 इंटू g।
M1G प्लस M2G बस, या M1 प्लस M2G हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से K2X2 कितना होगा? सर K2X2 सर M2G M2G हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो स्प्रिंग के साथ में क्या खास बात होती है कि जैसे हम स्प्रिंग को कट करते हैं ना, स्प्रिंग को अगर मैंने कहीं से कट किया, जैसे ये है ब्लॉक मास M का, और ये यहाँ पर कनेक्टेड है ब्लॉक के साथ पॉइंट A पर। अगर पॉइंट A से मैं स्प्रिंग को काट दूं तो स्प्रिंग हमारे सिलेबस में है सारी मासलेस। तो पॉइंट A से जैसे ही मैं स्प्रिंग को काटूंगा ना, तो इसका जो नीचे वाला एंड है A, ये तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा और स्प्रिंग आ जाएगी नेचुरल लेंथ में। इमीडिएटली स्प्रिंग कैसे होगी? अपनी नेचुरल लेंथ को अटेन कर लेगी। ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तुरंत नेचुरल लेंथ में क्यों आ जाएगी ये? क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। जैसे ही मतलब थोड़ा सोचो प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल कि स्प्रिंग यहां से बंधी हुई है और तुमने स्प्रिंग को खींच दिया, और जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होता है? यहां से वो एंड जैसे फ्री हुआ, फ्री होते ही तुरंत जो एंड ऊपर पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि व्हेन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कट, इट टेक्स नो टाइम फॉर द स्प्रिंग टू अटेन इट्स नेचुरल लेंथ। इसे अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करने में कोई टाइम नहीं लगता है, इमीडिएटली अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाती है। ये बात समझ गए? यस सर। अच्छा, अब क्या होगा? देखो ये जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में जो नीचे वाली स्प्रिंग है, इस नीचे वाली स्प्रिंग को अगर मैं कट करता हूं यहां से मैं कट कर दूं, ठीक है, यहां से कट किया, तो नीचे वाली स्प्रिंग को जैसे ही कट किया तो नीचे वाली स्प्रिंग तो तुरंत नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। यस सर। और ऊपर वाली स्प्रिंग में क्या होगा? उसकी लेंथ में कोई चेंज होगा क्या? होगा। यस सर। होगा। अगर हम नीचे वाली स्प्रिंग को कट कर दें तो ऊपर वाली स्प्रिंग की लेंथ भी बदलेगी, क्योंकि अब जो टोटल वेट उसे सपोर्ट करना पड़ रहा है वो पहले से कम हो गया। यस सर। ऊपर वाली स्प्रिंग को पहले M1 और M2 दोनों के वेट को सपोर्ट करना पड़ रहा था, तो उसमें एलोंगेशन ज़्यादा होगा। अगर मैं नीचे वाली स्प्रिंग को कट कर दूं तो ऊपर वाली स्प्रिंग का एलोंगेशन पहले से कम हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये, है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन उस लेंथ को चेंज होने में ऊपर वाली स्प्रिंग की लेंथ को चेंज होने में टाइम लगेगा, वो इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती। वो इमीडिएटली चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके दोनों एंड्स फ्री नहीं है। जो ऊपर वाली स्प्रिंग है, नीचे वाला एंड तो उसका ब्लॉक से कनेक्टेड है और ऊपर वाला एंड कनेक्टेड है सीलिंग से, तो दोनों एंड्स कनेक्टेड है उसके, उसको लेंथ को चेंज करने में टाइम लगेगा। नीचे वाली स्प्रिंग जितनी तेजी से नेचुरल लेंथ में आती है, ऊपर वाली स्प्रिंग सडनली अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर सकती। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलो। नहीं सर। नो सर। तो इतनी सारी कहानी जो मैंने सुनाई, उसका सारांश ये है कि अगर स्प्रिंग के दोनों एंड किसी बॉडी से कनेक्टेड हैं तो स्प्रिंग को लेंथ चेंज करने में टाइम लगेगा, अगर वो लेंथ चेंज कर सकती है तो। और अगर दोनों एंड में से कोई भी एक एंड फ्री हो गया, दोनों एंड्स में से कोई भी एक एंड फ्री हो गया, तो स्प्रिंग तुरंत नेचुरल लेंथ में आ जाती है। और स्प्रिंग तुरंत नेचुरल लेंथ में आएगी, यानी कि उस स्प्रिंग के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करते जाओ, मेरे से डिस्कस करो, ऐसे नहीं, चुप नहीं बैठना है। यस सर। माइक ऑन कर रखे हैं सभी ने? यस सर। अब देखो, नीचे वाली स्प्रिंग को जैसे ही कट किया हमने, तो नीचे वाली स्प्रिंग तुरंत नेचुरल लेंथ में आएगी। जी सर।
स्प्रिंग जैसे ही नेचुरल लेंथ में आएगी नीचे वाली, तो ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? सर बी ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स 0। जीरो, इमीडिएटली जीरो होगा। और ए ब्लॉक पर नीचे वाली स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? सर वो नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, काटने के बाद नहीं लगेगा। काटने के तुरंत बाद नीचे वाली स्प्रिंग का फोर्स दोनों ब्लॉक पे जीरो हो जाएगा, ए पर भी जीरो हो जाएगा, बी पर भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स लगता रहेगा क्या? हाँ सर, ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स लेकिन लगता रहेगा, क्योंकि उसके दोनों एंड अभी मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, वो उसमें जो एलोंगेशन था वही बरकरार रहेगा अभी। इतना समझ में आया? यस सर। चलो, तो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को समझना भी मैं तुमसे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, पहले मैं सॉल्व करूंगा। हमको निकालना है फाइंड। स्प्रिंग वैसे एक एंड से काटेंगे? हाँ, मेरे को लगा बीच में से काट, कहीं से भी काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड हमें तो ब्लॉक के बारे में नहीं निकालना। एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्प्रिंग। स्प्रिंग को जस्ट काटने के बाद दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं। तो भाई मैंने इसको यहाँ से काट दिया, तो जैसे ही काटा तो जस्ट आफ्टर कटिंग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्स है और m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्स है? m2 के फ्री बॉडी के बाद, हाँ, जस्ट आफ्टर कटिंग सर M2G बस, ओनली m2g। लेकिन m1 में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? सर M1G और सर क्या कहते हैं ऊपर KX, और सर नीचे काटने के बाद, हाँ, काटने के बाद और कुछ। ये जस्ट जो मैंने डायग्राम बनाया है जस्ट आफ्टर कटिंग है। दोनों डायग्राम कब बनाए मैंने? जस्ट आफ्टर कटिंग। इसमें कोई डाउट? नो ये सर। दोनों डायग्राम जस्ट आफ्टर कटिंग है। अच्छा, K1 X1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सर K1 X1 की वैल्यू है सर मास इनटू M2G M1G सॉरी, उसमें ये तो पहले ही आ गया था। K1 X1 कितना था? M1 प्लस M2G। ये X1 जो एलोंगेशन है ये कब का है? जब स्प्रिंग को हमने काटा नहीं था, ये तब का है। समझ रहे ना इस बात को? हाँ सर। यस सर। लेकिन नीचे वाली स्प्रिंग को काटने के तुरंत बाद ऊपर वाली स्प्रिंग का एलोंगेशन सडनली चेंज नहीं होगा, और उसका एलोंगेशन अभी कितना रहेगा? इतना ही रहेगा, X1 के बराबर। तो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है K1 X1, इसकी वैल्यू है m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। ठीक है, अब बताओ नीचे वाले इसका m2 का एक्सेलरेशन कितना हुआ? सर 0। इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं m2 पर? केवल एक, m2g। सर तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखें तो ये होगा m2g इक्वल टू m2 इंटू a2। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा a2 इक्वल टू g, यानी इसका तो फ्री फॉल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर में। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब हम इक्वेशन लिखेंगे m1 पर। ये जो m1 ब्लॉक है, इस m1 पर इक्वेशन लिखते हैं। तो m1 पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो बड़ा फोर्स कौन सा है? K1 X1 बड़ा फोर्स है जो ऊपर लग रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी K1 X1 माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस m1g इक्वल टू मास m1 एक्सेलरेशन a1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर a1 कितना आएगा? A1 इक्वल टू M1 प्लस M2G माइनस M1G। G कॉमन ले लेंगे। हाँ, और करते जाओ, कितना आया? सर एक बात बताइए सर, M2 हमें लेना है अभी? a1 कितना आया पहले ये निकालो इक्वेशन को सॉल्व करके, फिर बताता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सर G ब्रैकेट के अंदर M1 M2 माइनस M1
हाँ सर, m2g बाय m1। तो A1 की वैल्यू होगी m2g अपॉन m1, ये वैल्यू आई A1 की। तो नीचे वाली स्प्रिंग को जस्ट कट करने के बाद नीचे वाले ब्लॉक का तो फ्री फॉल होगा और वो g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, m2 बाई m1 इंटू जी, और इस एक्सेलरेशन A1 की डायरेक्शन किधर है, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स था ये K1 x1 और जो m1g है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब पूछो आयुष, क्या पूछ रहे थे तुम? सर m2g अभी लेना है हमें। m2g ब्लॉक का मास नहीं है, वो एलोंगेशन लिखा है हमने, K1 x1 की वैल्यू m1 प्लस m2g है। ओ सर समझ गए। जैसे m1 और m2 की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती 5 सेंटीमीटर 5 kg 10 kg, तो K1 x1 की वैल्यू कुछ होती तो वो तो हम रखते ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि m2 ब्लॉक अभी हमने उसमें फिट कर रखा है। ठीक है, वो सर ये जब का वैल्यू है जब m2 ब्लॉक है। दोबारा बोलो क्या? सर ये जो हमने वैल्यू ली है वो मतलब जब m2 ब्लॉक लगा हुआ है उससे कनेक्टेड है। हाँ, जब m2 लगा हुआ था तो ऊपर एलोंगेशन कितना था, x1 था, लेकिन नीचे वाली स्प्रिंग को हमने काट दिया तो एलोंगेशन तो अभी भी स्प्रिंग में उतना ही बरकरार है ना, उसमें थोड़ी चेंज हुआ है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। तो जस्ट आफ्टर का मतलब होता है कि ब्लॉक में भी वेलोसिटी नहीं आई है, मूव नहीं किया है वो। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस होगी, तुमको समझ में आएगा। अब मैं इसमें चेंज करता हूं क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो। हालांकि ये क्वेश्चन ना आईआईटी के क्वेश्चन ही है। ये एक ब्लॉक है मास m का और ये दूसरा ब्लॉक मैंने लगाया मास 2m का। स्प्रिंग कांस्टेंट है ऊपर के, यहाँ पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इनिशियली सारा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इनिशियली होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इनिशियली। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें लॉन्गेशन है मान लो x1 और इसमें लॉन्गेशन है x2। तो x1 और x2 की वैल्यू तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम कितनी कितनी होंगी। x1 कितना है और x2 कितना है। यस सर, x1 कितना होगा, x2 हो जाएगा 2mg by k। 3mg बाय k। यस 3mg बाई के, के x1 3mg बाई के, और x2 कितना होगा 2mg by k। 2mg बाई के बराबर। ठीक है, इतना आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार ऊपर की स्प्रिंग काट देता हूँ कि नीचे की ही काटूं पहले। चलो नीचे की ही काटता हूँ। सर नीचे की काटो, ऊपर की काट दो तो बचेगा ही के। तो ये वाली स्प्रिंग को काट दिया। ये जो मैंने बनाया ये क्या है, कैची। कैची है, इसने काट दिया। तो जैसे ही हमने नीचे वाली स्प्रिंग को कट किया तो जो 2m ब्लॉक है इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 2mg। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन है mg। और ऊपर क्या लग रहा होगा, k1 kx1। kx1 लग रहा होगा। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ये ब्लॉक था b और ये था a। तो ब्लॉक b पर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, 2mg इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b। तो ए बी कितना आया सॉल्व करके, जी g किस डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर, सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया।
अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इस ऊपर वाले ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ से। तो kx1 की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। kx1 कितना है? 3 mg है। बड़ा फोर्स कौन सा है? kx1 बड़ा है कि mg बड़ा है? सर 3 mg। kx1 बड़ा है, तो इसको इक्वेशन लिखेंगे हम kx1 माइनस mg इक्वल टू मास m इंटू एक्सलेशन 2 mg m इंटू a। सर 2g आ जाएगा। kx1 की वैल्यू को हमने रखा 3 mg माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू एक्सलेशन ऑफ a। तो एक्सलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू कितना हुआ ये? 2g। 2g। किस डायरेक्शन में है ये? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में। इसमें कोई डाउट? सर मतलब ये इतनी तेजी से ऊपर जाएगा? कौन? मतलब सर जो m ब्लॉक है, ब्लॉक ए, वो मतलब नीचे वाली स्प्रिंग कटने के बाद इतनी तेजी से ऊपर जाएगा? हाँ चलो सारे लोग ध्यान से सुनो इसका आंसर। देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे तुमने बाइक चलाते हो कभी? हाँ सर, रोज। तो बाइक चला के जैसे ही तुम फर्स्ट गियर डाल के एक्सेलेरेटर दबाते हो तो बाइक में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है ना, झटका लगता है ना तेजी से। यस सर। तो तेजी से झटका लगा, इसका मतलब है ना उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है उस समय। लेकिन क्या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, बाइक में उस समय? नो सर, नहीं होती है। नहीं होती। तो एक्सेलरेशन डिफरेंट चीज़ है और वेलोसिटी अलग चीज़ है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन ज़्यादा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। यस सर। जैसे बाइक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है उसका उस समय, लेकिन वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तुम फर्स्ट गियर में डाल के बाइक को और एक्सेलेरेटर दबाते हो तो बड़ी तेज़ी से जब वो आगे बढ़ती है तो वेलोसिटी बहुत कम है लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है झटका जो लगता है। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को काटा ना हमने, तो स्प्रिंग को काटते ही जो ब्लॉक है ऊपर वाला वो 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जाने की उसकी टेंडेंसी है, ये उसका एक्सेलरेशन है, उसमें वेलोसिटी नहीं आई अभी। बात समझ में आई कि नहीं? और एक और चीज है कि एक्सेलरेशन बॉडी में हो सकता है और वेलोसिटी ना हो, यह भी संभव है। यह भी पॉसिबल है कि किसी बॉडी में वेलोसिटी ना हो मगर एक्सेलरेशन हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो वही केस है ये, इसमें दोनों ब्लॉक में वेलोसिटी नहीं है लेकिन इनमें एक्सेलरेशन है। ये हजम नहीं हुई बात ना? मैं तो कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो अब तुम्हारा फ्यूज जोड़ते हैं। सुनो, फ्यूज जोड़ते हैं अभी, सुनो जरा। जैसे एक पत्थर को उठा के तुमने वर्टिकली अप थ्रो किया तो वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके कहीं रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो जब ऊपर जाके वो रुकता है तो उस समय वेलोसिटी कितनी होती है उसकी? 0। और एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। यानी कि वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड g, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसमें तब भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो उसमें तब भी है। तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन 0 ना हो। बात समझ में आई? ऐसे ही तुमने 9-10 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब कोई बॉडी रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करती है तो तुम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखते हो? 0। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे ना तुम, v = u + at, ये इक्वेशन लगाते थे। तो इसमें अगर किसी बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है चलना, किसी बॉडी ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, तो u कितना लिखते थे उसमें? 0 सर। और a तो 0 नहीं लिखते थे लेकिन। नो सर। यानी कि जब बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो पहले एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी बाद में आती है। ये बात समझ में आई? हाँ सर।
किसी बॉडी में अगर वो रेस्ट में है और वो स्टार्ट होगी तो पहले क्या आएगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, या दोनों एक साथ आएंगे? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन पहले आता है, फिर वेलोसिटी बाद में आती है। ठीक है, बात से ऐसा मतलब नहीं कि एक आध घंटा वेट कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी बैठ के हम वेट कर रहे हैं कब आएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी आती है, जल्दी आती है, लेकिन पहले एक्सेलरेशन आता है। इतनी बात समझ में आ गई? और फिर जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी, वो हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होगा बेटा, वेरी गुड, बहुत सही सवाल पूछा तुमने। ए इक्वल टू तुम यहीं से लिख लो v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ लिखोगे और इनिशियल वेलोसिटी कुछ लिखोगे, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो टाइम है ना डिनोमिनेटर में, अगर ये टाइम बहुत कम हुआ, यानी बहुत कम टाइम में वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो गई है, तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कहलाता है। ठीक है, ओ भाई, अगर t की वैल्यू बहुत कम है, t की वैल्यू बहुत कम है और वेलोसिटी में चेंज बहुत कम टाइम में हो गया, इसको कहते हैं हम कि एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और अगर उतना ही चेंज वेलोसिटी में ज़्यादा टाइम में होगा तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कम है। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। वैसे तुमने ये अच्छा और फिर डिस्कशन करवा जैसे लिया इस पर। आपने बोला कि मैं चला और मेरे चलने से पहले एक्सेलरेशन आई, फिर वेलोसिटी आई, हाँ, तो मतलब सर उसमें भी तो सर वेलोसिटी थोड़ी तो चाहिए एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो सर वेलोसिटी जीरो से कुछ तो हुई होगी जो एक्सेलरेशन आया है बॉडी में। हाँ, तो वेलोसिटी जीरो से जो कुछ हुई तो उस कुछ में टाइम लगा होगा ना। मान लो टाइम कितना लगा, 0.01 सेकंड लगा, तो 0.01 सेकंड के बाद वेलोसिटी आ गई है। यस सर। ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे तुम इसमें? एक्सेलरेशन लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 अपॉन 0.01, ये एक्सेलरेशन होगा इसका। तो पहले कौन आया लेकिन? एक्सेलरेशन। आपने इंटेंशन किया चलने का, मतलब एक्सेलरेशन आ गया है, और जब एक्चुअल में तुम आगे बढ़ जाओगे तो हम कहेंगे कि अब वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी बाद में आती है, पहले एक्सेलरेशन आता है अगर बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो ये जो स्प्रिंग को काटने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जिसमें हम स्प्रिंग को काटते हैं और उसमें पूछा जाता है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, उसका मतलब यही होता है कि वो ये पूछ रहे हैं कि स्प्रिंग को काटने के बाद अभी वेलोसिटी नहीं आई है लेकिन एक्सेलरेशन आ गया है, उस इंस्टेंट पे बताओ कि किस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है। समझे बात को? जी सर। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे जो मैंने आपको बताए। अब एक काम करते हैं, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं। अब मैं ऊपर वाली स्प्रिंग को कट करता हूं और फिर तुमको बताना है, उससे मुझे पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में समझे कि नहीं, ये चीज़ दिमाग में उतरी कि नहीं अभी। तो ये कैंची भी काट दी मैंने यहाँ से, और t = 0 पर यहाँ से मैंने कट किया है अपर स्प्रिंग को। तो जस्ट आफ्टर कटिंग अपर स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग अपर स्प्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स। तो दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन आपको बताने हैं, कितने होंगे जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्प्रिंग। इस बार आपको कौन सी स्प्रिंग काटनी है? X1 वाली। हाँ, ऊपर X1 वाली, मतलब इस बार आपको काटनी है अपर स्प्रिंग। और अपर स्प्रिंग को काटने के बाद दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने होंगे? ये बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करो। सर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ना सर, दोनों ब्लॉक की। हाँ, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। कुछ समझ में आ रहा है कैसे करना है सॉल्व?
यस सर। यस सर। सर पहले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई पहले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई, कितनी आई है बताइए? 2 mg, सॉरी 2g। 2g और 3g और 4g। तो क्या कि सबसे पहले ये बताओ कि नीचे वाले ये जो स्प्रिंग है इसमें लॉन्गेशन कितना है? इस लॉन्गेशन को मैं लिख लेता हूँ x2। के x2 कितना आएगा? KX2 आएगा जल्दी बोलो। 2 mg। 2 mg। तो KX2 की वैल्यू 2 mg है। ऊपर वाली स्प्रिंग को हमने कट कर दिया है। ऊपर वाली स्प्रिंग को कट कर दिया तो अब ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर KX2 3 mg हो जाएगा, सॉरी मुझे पहले KX2 है ये। अरे दोनों चुप रहो, लगा ये पहले मेरी बात सुनो जरा। मुझे बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस कौन कौन से हैं ब्लॉक ए में? सर एक ही फोर्स है, कौन सा? मतलब 2 फोर्स है नीचे, एक mg है, 3 mg। एक mg है और सर 3 mg सॉरी। और एक स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कितना है? KX2 के बराबर है। इसके बाद ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर एक तो है सर नीचे mg, 2 mg। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती माता का फोर्स है एक 2 mg। और बताओ। सर ऊपर हो जाएगा KX2। हाँ वेरी गुड। कम हो गया यार। क्या कम हो गया बताओ? 3 mg होगा ना ब्लॉक एम में। क्या कम हो गया, समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, पर ब्लॉक ए में सर 3 mg होगा। क्या? सर उसने 2 लोड उठा रखे हैं ना। दोबारा बोलो, तुम क्या बात कर रहे हो? शुरू से बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ जो ब्लॉक ए है वो 3 mg हो जाएगा ना सर? ब्लॉक 3 mg हो जाएगा? नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3 mg हो जाएगा, क्योंकि सर वो जब नीचे आएगा तो 2 m का भी तो भार ले रहा है। देखो जो ब्लॉक एम है ना ए, उस पर अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो तो mg ही लगाएगी, चाहे उस पर कोई स्प्रिंग फोर्स लगाए चाहे ना लगाए। बात समझ में आई? आगे जैसे मान लो तुम्हारा जो मास है 60 kg है। अगर तुम्हारा मास 60 kg है तो अर्थ की वजह से तुम्हारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 60 g के बराबर लग रहा है। अब अगर तुम्हारे ऊपर कोई बैठ जाए तो क्या तुम्हारा वेट बदल जाएगा? नो सर, नहीं बदलेगा। तुम्हारा तो जितना है उतना ही रहेगा। तुम्हारे ऊपर कोई बैठ गया तो उसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स लग गया तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारा वेट थोड़े चेंज हो गया। तुम्हारा वेट तो जितना, यानी अर्थ जो फोर्स लगा रही थी अर्थ का फोर्स थोड़े बदला। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो। तो ऐसे ही सोचना पड़ता है। एनालिटिकल स्किल का गेम है भाई सारा। देखो IDJ एनालिसिस करना आना चाहिए। चलो अब जल्दी से बताओ कि मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखूं ब्लॉक ए पर, तो क्या इक्वेशन बनेगी? सर 2 mg माइनस KX2 इक्वल टू ma। तो मैं लिखता हूं इस पर mg प्लस KX2 ब्लॉक ए के लिए इक्वल टू ma। इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। और KX2 कितना था? 2 mg था। तो ये टोटल हो जाएगा 3 mg इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3g। डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। अब b का एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखना है। KX2 कितना है? सर 2 mg। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 2 mg। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 2 mg। तो b का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 इस पर, इसका एक्सेलरेशन होगा 0। ये समझ में आ गया? इसका मतलब सर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आ रही है नीचे। नहीं यार, देखो तुम एक चीज समझो, ये केवल हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस इंस्टेंट पर स्प्रिंग को कट किया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये केवल उस इंस्टेंट की बात है, एक उस क्षण की बात है जिस क्षण पर स्प्रिंग को काटा गया है। इसके बाद तो ब्लॉक मूव करना शुरू करेंगे, उनमें वेलोसिटी आएगी और एक्सेलरेशन भी बदलेगा।
ये किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। आफ्टर कटिंग। नहीं समझे? आ गया सर। अच्छा चलो, तो अब मैं आज की क्लास भाई यहीं पर फिनिश करता हूं। अब तुमको असाइनमेंट सॉल्व करना है, हाँ यस सर। ठीक है? जी सर। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। आज तुम लोगों को ये जो बैकग्राउंड है इसी को मैं सोच रहा हूँ फाइनल कर देता हूँ। अब मैं इसी को रखा करेंगे। हैं? यस सर। बढ़िया दिख रहा है इसमें? सर फिजिक्स वाली फीलिंग आ रही है सर। अच्छा अच्छा। एक्चुअली थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ना, हम लोग बचपन में बड़े हुए हैं ग्रीन बोर्ड देख देख के। और सर ग्राफ भी देखा है सर, तो इससे ना और ग्राफ का ट्रैक नहीं, दूसरी बात यह है कि जो ग्रीन कलर होता है ना बेसिकली वो थोड़ा सूदिंग होता है, आंखों को चुभता कम है ये। व्यू चुभ रहा था। ठीक है, तो चलो मैं अब इसको क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी असाइनमेंट सॉल्व करना है, कोई डाउट हो तो पूछते जाया करो, और इंटरैक्टिव रहनी चाहिए क्लास। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जा रहा हूँ बस तुम चुपचाप बैठे हुए हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है? सर मैं तो बोलता हूँ, वो कभी कभार माइक बंद हो जाता है। ठीक है ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। जी सर।